स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज देखिए हलचल ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने उस पर एक लंबी बात की और अभी भी वहां पर विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही है। तो हिमाचल पर तो हमारी लगातार नजर रहेगी, कोई भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन अब जरा हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। दो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के में कल से लेकर अब तक हुए हैं। एक तो हिमाचल की तरह वहां समाजवादी पार्टी को झटका लगा राज्यसभा के चुनाव में और सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट करके बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को वहां पर जिता दिया। इसकी वजह से बीजेपी अपने राज्यसभा के सारे उम्मीदवार जिताने में वहां पर कामयाब हो गई है। और ये एक एक जो उम्मीदवार जुड़ता जा रहा है ना, हिमाचल में भी जो जीत हुई है, ये बीजेपी को अपने दम पर राज्यसभा में बहुमत के नजदीक ले जा रहा है। इसको आप हल्की बात मत मानिएगा। अगर बीजेपी को अपने दम पर या सहयोगियों के साथ वहां पर पूर्ण बहुमत राज्यसभा के अंदर मिल जाता है, अभी क्योंकि वो अपने साथियों या और पार्टियों की बदौलत के सबको साथ लेकर के चलती है, तब वहां पर अपने बिल पास कराती है। राज्यसभा में मेजॉरिटी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लोकसभा में उसको चिंता नहीं है। राज्यसभा में अगर पूरी मेजॉरिटी के नजदीक बीजेपी आ जाती है तो आप समझिए कि बहुत ताकत बढ़ेगी इससे बीजेपी की। अब बीजेपी की रणनीति से मात खाए अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक तगड़ा झटका दे दिया है। बीएसपी के एक पूर्व विधायक हैं शाह आलम, इनका वैसे जो नाम है गुड्डू जमाली, इस नाम से ज्यादा चर्चित हैं। आज इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब गुड्डू जमाली ने कुछ देर पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कौन है ये गुड्डू जमाली? गुड्डू जमाली आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 19 में चुनाव हुआ था तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव खड़े हुए थे, वो जीत गए थे। उसके बाद जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और एमएलए बन गए, तो उसके बाद फिर ये गुड्डू जमाली जो हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनके वोट जो कटे उससे बीजेपी जीत गई थी। देखिए बड़ी खबर इस वक्त, अखिलेश यादव के ऊपर भी अब सीबीआई का केस, गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया, गवाह के तौर पर बुलाया गया, माफ कीजिएगा। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया है। खनन, अवैध खनन का मामला है जिसमें कल अखिलेश यादव को बुलाया गया है, लेकिन गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए उनको यह बुलाया गया है। बड़ी खबर है। हालांकि इसमें अखिलेश यादव का रोल जो है वो अभी गवाह के तौर पर ही सामने आया, लेकिन एक अवैध खनन का मामला यूपी में चल रहा है, उसको लेकर के अखिलेश यादव को समन है और कल बुलाया गया है। देखिए इस पर अखिलेश यादव कैसे रिएक्ट करते हैं। सीबीआई का समन अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के एक नई सुगबुगाहट शुरू हो सकती है और चर्चाएं जो हैं वो अब यूपी में भी क्या अब ये एजेंसियों का दुरुपयोग वगैरह, इसकी ऐसा विमर्श जो है खड़ा करने की तैयारी होगी। अभय पराशर जुटे हमारे साथ, पूरा मामला बताइएगा। अभय, क्यों बुलाया जा रहा है अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से? देखिए बिल्कुल सौरभ, 2019 में सीबीआई ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि हमीरपुर में किस तरीके से अवैध खनन पूरा का पूरा हुआ था, जिसके अंदर वहां के, चाहे हम जियोलॉजिस्ट की बात करें या फिर वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पाया गया था कि हमीरपुर में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जो है वो वहां पर किया गया था। उस वक्त इसी पूरे मामले को लेकर 29 फरवरी को अखिलेश यादव को एक गवाह के तौर पर बुलाया गया है। 29 फरवरी को उन्हें सीबीआई ने सम्मन दिया है कि जिस तरीके से हमीरपुर के अंदर अवैध खनन हुआ था, उसमें जो जो लोग शामिल थे उसके बारे में गवाही चाहती है सीबीआई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को इस पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी है, क्या उनकी जानकारी में पूरा का पूरा मामला था जब अवैध एक बार जरा क्लियर कीजिए अभय, ये जब 2012 से 17 अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तब का मामला है या उसके बाद? क्योंकि उसके बाद अखिलेश यादव का क्या रोल हो सकता है इसमें? देखिए, जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तभी का ये पूरा का पूरा मामला है। जब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार के दौरान ये अवैध खनन का मामला जो है जानकारी में आया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा दर्ज किया था। इसमें कई सारे अधिकारी जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आईएएस ऑफिसर भी थे, साथ ही जियोलॉजिस्ट भी कई सारे इसके अंदर पूरे मामले के अंदर थे। यानी कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान ये अवैध खनन हुआ था, जिसकी जानकारी सीबीआई को मिली थी और सीबीआई ने साल 2019 में एक स्टेटमेंट जारी करके पूरी की पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हमीरपुर के अंदर ये अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिसमें कई लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज जो है सीबीआई ने दर्ज की थी। ठीक है अब आप ये भी बता रहे हैं कि इसमें अभी फिलहाल बतौर गवाह, विटनेस बुलाया गया है अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल अभी जो सम्मन दिया गया है सीआरपीसी 160 के तहत अखिलेश यादव को विटनेस के तौर पर, यानी कि गवाह के तौर पर बुलाया गया है। अब जब उन्हें बुलाया गया है, जब वो 29 तारीख को सीबीआई के सामने जाते हैं, इस पूरे मामले के अंदर वो क्या बता पाते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान किस तरीके से। अबे बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खबर अभय पराशर दे रहे हैं। सीबीआई ने अब अखिलेश यादव को बुलाया, कल उनको बुलाया है पूछताछ के लिए। 2012 से 17 जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब का अवैध खनन का मामला, हमीरपुर का मामला, 19 में इस केस
जो कि सीबीआई ने केस दर्ज किया, अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन बतौर विटनेस, बतौर गवाह उनको बुलाया गया है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ रही है लखनऊ से। रुचि, अब अखिलेश यादव अभी आरोपी तो वो नहीं है, लेकिन केस में उनका नाम। देखिए, ऐसा है, ये मामला 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और 2012 से 2013 के बीच एक साल जो खनन विभाग था उसके मंत्री अखिलेश यादव थे। उसके बाद गायत्री प्रजापति को इस विभाग का मंत्री बनाया गया था। गायत्री प्रजापति पहले से ही जेल में है। ये कहा गया था कि जब अखिलेश की सरकार बनी तो ये कहा गया कि खनन विभाग में जो भी पट्टे दिए जाएंगे वो ई टेंडर से होंगे, लेकिन हमीरपुर इलाके में मोरंग की खनन के 50 से ज्यादा पट्टे दिए गए और उसमें ये नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। तो वहां के एक शख्स थे, वो हाईकोर्ट आ गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, और 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये 50 से ज्यादा सभी पट्टे निरस्त कर दिए थे और पूरे मामले की सीबीआई जांच बैठा दी थी। अब इसमें बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी फंसे हैं। उस समय वहां की जो डीएम थी उनसे ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो क्योंकि अखिलेश यादव के पास एक साल ये डिपार्टमेंट था, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनको गवाही के लिए बुलाया गया है। ये आरोप लगे कि करीब 100 करोड़ रुपए का खनन घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और गायत्री प्रजापति को लेकर सरकार की, समाजवादी पार्टी सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी। तो अब एक तरह से आप कह सकते हैं 2015 का जो जिन था वो बोतल से निकल आया लोकसभा चुनाव के पहले। अब अखिलेश यादव को फिलहाल तो गवाही के लिए बुलाया है, लेकिन चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा होगा, बना सकती है बीजेपी की किस तरह से अखिलेश सरकार में खनन को लेकर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था, जिस मुद्दे को बीजेपी ने पहले भी उठाया था। बिल्कुल। और आप अगर मामला देखिए, उनके खनन मन विभाग जब उनके पास था उसके बाद का भी हो, तो मुख्यमंत्री तो वही थे उस वक्त, सरकार तो उन्हीं की थी। तो ऐसा नहीं कि इससे अखिलेश यादव पूरी तरीके से पल्ला झाड़ सकते हैं। अब केस में और क्या डिटेल्स हैं ये तो हमको थोड़े वक्त में पता चलेगा। हाँ समीर जी, लेकिन बड़ी बात, बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश से। निश्चित रूप से एक हमीरपुर का मामला, जो खनन का मामला है, अखिलेश के पीछे जरूर बड़ा स्कैम निकलेगा। इसके अलावा 2 मामले अखिलेश के खिलाफ और जांच शुरू होने वाली है। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था और वहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद बनी थी। तो कन्नौज में कुछ जमीन की शिकायत दर्ज हुई है। इसके अलावा इटावा में भी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल के अंदर कुछ जमीनों का हुआ था और रामपुर में आजम खान के कॉलेज को जो जमीन दी गई थी अलग से, उसकी जांच भी अखिलेश तक शुरू होने वाली है। और इटावा में तो मामला दर्ज हो चुका है और खबर यह है कि सीएम ने इसके जांच के आदेश करने को कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाए। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते इटावा में लगभग 16 एकड़ जमीन किसी संस्था को दी गई है और ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन। अब ये जितने मामले आप बता रहे हैं ये तो जब खुलेंगे तब खुलेंगे, लेकिन देखिए अखिलेश यादव, सारे आप विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं उनके नाम आप उठा करके देख लीजिए, हर छोटी बड़ी पार्टी के उनके नेता के ऊपर कोई ना कोई केस इस वक्त सीबीआई का, ईडी का या इनकम टैक्स का की जांच जो है वो इस वक्त चल रही है। अखिलेश यादव एक ऐसा लग रहा था कि इसके छूते हैं। आप कश्मीर से शुरू करिए, अब्दुल्ला, आप हुड्डास आ जाइए हरियाणा के अंदर, आप चन्नी देख लीजिए पंजाब के अंदर, वहां पर है, हिमाचल में भी इस तरीके की ममता बनर्जी का अभिषेक, ममता बनर्जी के भतीजे पर कार्रवाई चल रही है। यादव का पूरा परिवार है, लालू यादव, राबड़ी देवी, सब पूरा परिवार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, स्टेलिन खुद देख लीजिए, उनके बेटे और उनके मंत्री तेलंगाना में जो है केसीआर के परिवार पर केसीआर का परिवार, उनकी बेटी के कविता को बुलाया है। शिव कुमार कर्नाटक में है। बिल्कुल। तो मुझे एक अखिलेश यादव ऐसे बचे थे जिनके ऊपर ऐसी कोई जांच नहीं थी। अच्छा, ये कोई सीधे उन पे जांच नहीं, हम बार बार इसको हम क्लैरिफाई कर दें। रुचि ने जो आपको पूरा के रूप में बताया, मामला तब का है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बहुत डिटेल में हमको नहीं पता, लेकिन अवैध खनन का मामला 2012 से 13, एक साल अखिलेश यादव खुद खनन विभाग संभाल रहे थे। अब उस वक्त का भी कुछ इसमें लेना देना है या उसके बाद जब गायत्री प्रजापति को खनन विभाग दे दिया गया तब का ये सारा अनियमितता का मामला है? जो भी हो, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव थे और ये मामला 100 करोड़ रुपए का, रुचि ने बताया 100 करोड़ रुपए के वारे न्यारे या हेरफेर इसके अंदर की गई है। अवैध पट्टे बांटे गए थे खनन के, वो सारे निरस्त कर दिए थे हाईकोर्ट ने। और अब इसमें बतौर गवाह अखिलेश यादव को कल सीबीआई ने बुलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का बयान आता ही होगा कि अब ये एजेंसियां अखिलेश यादव के पीछे लगा दी। विपक्ष का पूरा अब जो नैरेटिव है वो इसी पे आएगा कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वो किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और किस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करवा रही है। तो ये जो नैरेटिव है वो विपक्ष एक बार फिर इस मामले को लेकर भी उठाएगा।
मतलब मुझे नीचे, अच्छा एक मैं आता हूं इस खबर पर, लेकिन जो हिमाचल की खबर चल रही है उस पर भी हम लोग नजर रखें। बजट पास हो गया है, यानी अपना बिल पास करवा लिया कांग्रेस पार्टी ने, संकट टला फिलहाल के लिए। वो भी है, और दूसरा एक जो 6 विधायक हैं उनका क्या किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो रही थी कि उसमें जो है बहस चल रही थी कि इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो कि नहीं हो। फिर ये बात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी का मतलब उस पर पक्ष मांगा गया था। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं। नहीं, बजट पास हो गया मतलब अपना फाइनेंस बिल पास करा लिया, बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड करा करके बजट पास कल करा आने लिया। वाला था, आज बजट पास करा लिया एक दिन पहले उन्होंने, मुझे लगता है, और अनिश्चितकाल की स्थगित भी कर दी है विधानसभा। तो मुझे लग रहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो अब सड़क पे होगी। विधानसभा तो आज अनिश्चितकाल स्थगित हो गई है, तो अब ये होगा जो सड़क पे संघर्ष होगा। बीजेपी को अगर लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल के पास जाकर वो कहेंगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। राज्यपाल को अगर लगता है कि वाकई बहुमत चला गया है सरकार के पास, तो राज्यपाल कह सकता है कि भाई आप बहुमत प्रूव करो। और वो कभी भी कह सकते हैं, वो कभी भी कह सकते हैं, सेशन में होना कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल को अगर लगेगा विवेक से कि अगर इसके पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल कह सकता है मुख्यमंत्री से कि आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत प्रूव कीजिए विधानसभा का। मतलब अब एक गेम, एक तो पहले कांग्रेस पार्टी के पाले में आला कमान के कि ये चीफ मिनिस्टर बदलते हैं अगर, तो उससे अपने असंतोष को दबा लें किसी तरीके से। अगर वो विधायक जो है और उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा है और वो इस मामले को सरकार गिराने तक ले जाना ही चाहते हैं, तो फिर ये बात जाएगी गवर्नर के पास, और गवर्नर ये दोनों स्थिति में जाएगी। अगर आप मुख्यमंत्री बदलोगे तब भी आपको फ्लोर पे बहुमत तो प्रूव करना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री बनाना भी अगर इसलिए कि आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसके साथ विधायक साथ नहीं है, तो फ्लोर पे अगर केवल विधायक दल का नेता चुनना है, नहीं मुख्यमंत्री बनेगा तो फ्लोर पे बहुमत प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो बाद में जो भी नया नेता मुख्यमंत्री बनेगा आपको, लेकिन नहीं, वो तो बाद में भी किया जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री बना दें उसके बाद समय दिया जाए कि आप तब जाकर जो प्रूव करें। विधायक दल का नेता आपको चुना गया, विधायक दल का नेता बहुमत है आपके पास, तो आप फ्लोर में आप दर्शकों की बात का उत्तर बाद में जरूर दे दीजिए एक बार फिर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जाती दिख रही है, बचती दिख रही है? मुझे तो कांग्रेस की सरकार वहां पे बचती दिखाई दे रही है। समीर जी? नहीं, मुझे तो सरकार जाएगी है, बस ये देखना है कि कब जाती है। सुक्खू को मुख्यमंत्री हटाने के पहले चली जाती है, या सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जाती है, लोकसभा चुनाव के पहले जाती है, या लोकसभा चुनाव के बाद। सरकार तो जाना तय है। अब ये सरकार किसी भी स्थिति में मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं। हो सकता है पहले गिर जाए या लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाए। चलिए, तो आज कहानी कुर्सी की में इतना वक्त था, लेकिन आपको बता दूं आज फिर आप एक बार देखिएगा इंडिया टीवी और CNX का ओपिनियन पोल। आज हिमाचल में क्योंकि इतनी बड़ी गहमा गहमी चल रही, तो हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे। उसके बाद हम लोग बिहार की बात करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, देखिएगा इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, और हिमाचल की खबर पर लगातार आपको आगे रखेंगे, इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कांग्रेस नॉर्थ में अपना इकलौता स्टेट खोने जा रही है? क्या सुक्खू की विदाई करके कांग्रेस साला कमान अपनी सरकार बचा पाएगी? राजधर्म में हिमाचल की सियासी हलचल की पूरी तस्वीर और एनालिसिस दोपहर 3 बजे।